तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या? कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड वाले में आई होगी। एक सर जिसमें वेइंग मशीन है उसमें टिक्कू या खड़े हैं, अच्छा पुली वाला उसमें का है। अच्छा। एक उसके बाद हम्म वो एक और वेइंग मशीन है उसमें स्प्रिंग वाला है, उसमें आया। बस उसके आगे फिर मैंने किया नहीं। किया ही नहीं 12 क्वेश्चन किए जिसमें 2 नहीं आए। करना पूरे करना है ना, ठीक। उस पर टिक लगा लेना जिससे प्रॉब्लम आए। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक है, लिखो वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट हो गया। चलो देखो, मैंने दो बॉडी को लिया, एक सरफेस है, एक बॉडी है रही, और एक बॉडी इसका मास m1 ले लिया, इसका मास m2 ले लिया। अब मैं बात करूं कि मैं इस पे एक फोर्स लगाया मैंने इधर, ठीक है, F फोर्स लगाया, ठीक है। मैंने बोला कि कोई एक्सीलरेशन a1, इसका एक्सीलरेशन a2 है, ठीक है। ठीक, तो इन दोनों बॉडी का कॉमन नॉर्मल क्या होगा पहले बताओ? कॉमन नॉर्मल इन दोनों बॉडी का कॉन्टेक्ट सरफेस ये है क्या? इसके कॉमन नॉर्मल खींचो तो क्या कुछ ऐसे ऐसे जाएगा क्या? तो मैं इसको बोल देता हूँ कॉमन नॉर्मल, दैट इज कॉमन नॉर्मल। तो इसके अलोंग क्या होगा, जो दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन है ना वो सेम आएगा, ये बोलता है वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, a1 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर, इसके अलोंग दोनों बॉडी के कॉमन नॉर्मल के अलोंग, ठीक है। तो इसमें लिख लो, लिखो इफ, ये वेज क्वेश्चन पर इतना सा बोलता है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं इसमें भी है ना। तो लिखो इफ टू रिजिड बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट, जहाँ पर कॉन्टेक्ट हो रही है उसके बात कर रहे हैं। इफ टू रिजिड बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट, कॉमन नॉर्मल के अलोंग की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन नॉर्मल के है ना, ये जो कॉन्टेक्ट जो कॉमन जो इनका कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसके कॉमन नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों का कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है, इसकी कॉमन नॉर्मल ये होगी, ठीक है। तो इफ टू रिजिड बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट देन अलोंग द नॉर्मल टू द कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस, दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल की बात हो रही है ना, देन अलोंग द नॉर्मल टू द कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस कोमा लगा के लिखो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, क्योंकि फिलहाल मैंने एक्सीलरेशन की बात की इसलिए मैंने एक्सीलरेशन, अगर मान लो वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी भी इक्वल होगी, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो दो बॉडी है इसका कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है, ये वाली, तो इसके कॉमन नॉर्मल लेना है, इसके कॉमन नॉर्मल यही बनेगी। दो बॉडी है, दो बॉडी, ये क्या है कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस, इसके नॉर्मल यही बनेगा ना, कॉमन नॉर्मल तो यही होगा। तो इसके अलोंग क्या होगा, जो एक्सीलरेशन या फिर वेलोसिटी सेम आएगी दोनों की, ये कौन बोलता है, वेज कंस्ट्रेंट। अब कोई भी वेज का मतलब जानते हो, मोस्टली अपन ने वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम इस टाइप से पढ़ी होती है, ये एक बॉडी होती है इसको वेज बोल देते थे, याद है, नहीं पता, चलो छोड़ दो।
आगे पढ़ेंगे जो सब समझ में जाएगा, ठीक है। तो इस पर वैसे अपन क्वेश्चन करते हैं ना। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, एक बॉडी ये है, इसका मास 2m दे दिया मैंने, और एक बॉडी इस पर रखी है, इसका मास मैंने m दे दिया। इसको a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं। दोनों के बीच में जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन जीरो। अब मैंने क्या किया, जो ये बॉडी है नीचे वाली बॉडी मतलब बॉडी बी, तो इस पर हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर मैंने इसका एक्सीलरेशन दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए, सेकंड एक्सीलरेशन ऑफ सॉरी नॉर्मल रिएक्शन ए बी। ए बी का मतलब क्या है, ए पर जो बी लगाएगा उसकी नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो कर सकते हो क्या, तो कर दो। सर फर्स्ट क्वेश्चन है तो सर फर्स्ट तो आपको बताना चाहिए सर। देखो समझो, सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कॉमन नॉर्मल। क्या ढूंढना है, कॉमन नॉर्मल। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आ रही थी तो उसका नॉर्मल ही कॉमन नॉर्मल हो गया, तो इसका कॉमन नॉर्मल कहाँ होगा, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। क्या ये दो बॉडी कांटेक्ट में है, क्या ये कॉमन नॉर्मल होगा, तो आपको बस यही ढूंढना है मैंने तो, दैट इज मतलब ये बोले कि इसके अलोंग दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। तो अब एक काम करते हैं अपन, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। क्या ये कंपोनेंट दोनों का सेम होगा क्या, दोनों का एक्सीलरेशन, तो इसका ये कंपोनेंट क्या बताएगा, 10 cos 37, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, सोल्व करना आता है ना। और ये 10 sin 37, इसकी वैल्यू 6। चलो तो अब मैं पूछूं फर्स्ट पार्ट, एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या आना चाहिए, 6, क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सीलरेशन सेम आएगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन के लिए आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। चलो तो एफबीडी बना लो, किसका बनेगा, सेकंड वाले का या फर्स्ट वाले का, हाँ। तो क्या नॉर्मल ये होगा क्या, अगर ये m मास का है तो नॉर्मल a ड्यू टू बी ये होगा, इस पर mg नीचे लगेगा क्या, और भी कुछ है क्या इस पर, एक्सेलरेशन कितना ऊपर, एक्सेलरेशन ऑफ a दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हम NLM सेकंड लगा देंगे, हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, देखो ये ज्यादा या ये ज्यादा, ये ज्यादा तभी ऊपर जा रही है बॉडी। तो NAB माइनस mg इक्वल टू 6 इंटू एम, तो ये 10m ये 6m, तो कितना हो जाएगा 16m। आ गई बात समझ में, नहीं आई, क्लियर। चलो क्वेश्चन इजी होता है, बस समझना टफ होता है बच्चों को समझना टफ होता है, नहीं तो क्वेश्चन तो कभी टफ होता ही नहीं है ना। तो वेज क्वेश्चन से लेटर क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना। क्या देखना है,
पहले आपको चेक करना है कि दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है, उस पर एक नॉर्मल खींच दो और उसका नाम दे देगा अपन क्या, कॉमन नॉर्मल। अब जब कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, करके बताना। इसको रब कर दे। तो जो क्वेश्चन ढंग से करना है, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सरफेस दे दी, ये 37 डिग्री, सर हमेशा 37, 53, सर 30 भी दिया करो, 45 भी दिया करो। मैं समझता हूँ आपका दुख दर्द। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पर एक रोड रख दी यूं, अभी देखना रुको, ठीक है। ये रोड, ये मान लो इसके आसपास कोई फ्रेम लगा दिया मैंने ताकि ये ऊपर नीचे मूव हो सके, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है, अब आ जाएगी समझ में बात। चलो, तो ये क्या है, रोड। जैसे मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा क्या नीचे आएगा क्या, फीलिंग आ रही है। तो इसका कोई मैंने बोल दिया ए एक्सेलेरेशन है, ठीक है। क्या निकालना है, मैंने बोला पहले तो ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, एक्सेलरेशन ऑफ रोड निकालना है, एक ही वैल्यू निकाली, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ रोड। कर सकते हो, हाँ सर कर देंगे, कर दो, इसको रब कर देते। इस टाइप के क्वेश्चंस किए ना आपने, और आते थे क्या, हाँ सर आते थे, हाँ तो फिर कर दो फिर फटाफट। आपके पास 10 सेकंड और है। सबसे पहले देखो कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है, फिर उस पर कॉमन नॉर्मल खींच देना। सबसे पहले देखो कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है, फिर उस पर कॉमन नॉर्मल खींच देना। किस चीज का 20 आ रहा है, वेरी गुड, गलत, रॉन्ग। ये क्या है सर, देखो समझो, सबसे पहले कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ 15, किस किस क्या है, गलत है। देखो अलोंग द कॉमन नॉर्मल सेम आएगा एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस ये है क्या, क्या ये है क्या कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस, तो इसका कॉमन नॉर्मल ये होगा क्या, तो ये यू बना दूं, ठीक है। ये कितना है 37। अगर मैं इसका एक पॉइंट पे लेके चलूं, ये एक्सेलरेशन ऑफ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है क्या, ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या रोड का, बात समझ में आ गई, क्लियर। ये क्या है कॉमन नॉर्मल, ये क्या है कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कितना होगा 37 डिग्री, ये कितना होगा 37 डिग्री। तो एक काम करें ना, इसका ये कंपोनेंट इसका ये कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे क्या, तो इसका ये कंपोनेंट क्या बन रहा है
12 साइन 37 डिग्री। आ रही बात समझ में? और ये इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? ए कोस 37। क्या दोनों बराबर होने चाहिए क्या? बस खत्म। ए कोस 37 इक्वल टू 12 साइन 37 डिग्री। तो एक्सलेशन क्या आ जाएगा? साइन 37 अपॉन कोस 37 टेन 37। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 10 37। और इसकी वैल्यू आपको पता है सही, 12 इंटू 3/4 दैट इज 9 मीटर पर। तो क्लियर है? आ जाएगी बात समझ? हाँ सर आ गई। टफ है क्या सर? टफ तो कुछ होता है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। एक ब्लॉक लिया मैंने, इसका मास 5m ए। अब क्या हुआ, इससे एक पुली अटैच है, ठीक है, और इससे एक मास हैंग किया हुआ है इस टाइप से। उस पुली को मैं इधर हैंग बांध देता हूँ इसमें। चलो ये 5m, ये m, इसको b नाम दे देता हूँ। सरफेस कैसी है? स्मूथ, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को इधर पुश कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं इधर पुश कर रहा हूँ। तो ए ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा? इधर। और बी ब्लॉक किधर जाने की कोशिश करेगा? इधर तो जाएगा ही सही, साथ में ऊपर भी जाएगा। कुछ समझ आ रहा? अरे तो ये स्ट्रिंग से रहेंगे ना, तो ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा क्या? अगर मैं इस ब्लॉक को इधर पुश कर रहा हूँ तो ये इधर जाने के साथ साथ ऊपर भी जाएगा। नहीं है बात समझ? तो ये दोनों फिक्स है कि नहीं? ये ए और जो ये दोनों फिक्स नहीं है, ये तो इसका वो पुली और ये हाँ ये इसके साथ फिक्स है। वो फिक्स हाँ ये इसके साथ फिक्स है। पुश कैसे होगा? क्यों? इसको पुश करोगे ना, जैसे इसको पुश करोगे ऊपर नहीं जाएगा क्या? हाँ ठीक है, वो रॉड समझ आता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग, ये रोड इसके साथ अटैच हो गई। जो मैंने कंडीशन दी ना वो कंडीशन है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो फिर ज़्यादा सोचने से भी, तो क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। करो। इसको रब कर दे। सारी सरफेस स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करो। अरे सर क्या बात कर दी सर, कुछ तो दो हिंट, कुछ तो कराओ सर, तभी तो करेंगे। देखो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चंस करो ना, तो इस पुली को इसी के साथ पूरी बॉडी डायग्राम बनाना, ऑब्वियस। इस पुली को इसी के साथ अटैच करके फिर बॉडी डायग्राम बनाना इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे बनाए सर? गुड क्वेश्चन। कैसे बनाए? देखो ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस 5m मास के ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं। 5m मास का, इसके साथ मैंने इसको अटैच कर रखा है। अब तो बना सकते हैं। तो अब इसमें क्या इसमें एक नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या? क्या इस पर एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा क्या? टेंशन सेम रहेगा ना, ये लो टेंशन ले लेता, ठीक। क्या ये भी सेम रहेगा क्या? फिर ये कितना होगा? नॉर्मल
ये किसने लगाया? इसने लगाया वो नॉर्मल, ठीक है। मतलब इसमें टी टेंशन हो गई, इसमें टी टेंशन हो गई। अब कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं इसको A1 एक्सीलरेशन से इधर ले जा रहा हूं, तो मैं इस पे इक्वेशन बनाता हूं। अलोंग द एक्स एक्सिस क्या बनेगी? ये ज्यादा या ये ज्यादा? टी ज्यादा। तो टी माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू A1 क्या? अच्छा अब मैं बी ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूं, बी ब्लॉक का। अब बी ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? देखो, ऊपर टेंशन लग रहा होगा क्या? इसका mg नीचे होगा क्या? ये m है ना, ये b लिख देते हैं, ठीक है। इस पर नॉर्मल ये लगेगा क्या इसे? ग्राउंड में तो कोई है नहीं, ठीक है। और अब मैंने बोला कि बीम ब्लॉक का डबल मोशन हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक एक्सीलरेशन इसको A1 मान लिया और एक A2 मान लिया। A1 ही होगा ना, क्योंकि मैं इसको ओरिजेंटल तो इसे चला रहा हूं, तो सेम एक्सीलरेशन होगा A1। तो दो इक्वेशन यहां से बन जाएगी, वर्टिकल और ओरिजेंटल। बस करो सॉल्व, तो क्या बनेगा बताओ? चलो बताओ, ये वाला एक्सीलरेशन ओनली ये दे रहा होगा क्या? तो n1 की वैल्यू m इंटू A1 के बराबर हो जाएगी क्या? तो ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, कितना आएगा? t बराबर, देखो ये 5m है, तो ये t की वैल्यू होगी फ्रॉम 1, t इक्वल टू 6m इंटू A1। और सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है? ये ज्यादा कि ये ज्यादा? mg। तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू A2। इसको थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं। अब क्या करें? देखो इक्वेशन 3, अननोन कितने? 4, बहुत नाइन था। क्या करें? सर 3 इक्वेशन तो हो गई, 4 अननोन हो रहे हैं सर, कैसे क्या करेंगे सर? कैसे देश आगे बढ़ाएंगे सर? 1 2 ये 3 इक्वेशन, 4 अननोन। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन कहाँ से आएगी बताओ? स्ट्रिंग कंस्टेंट, स्ट्रिंग आ गई ना, तो फोर्थ इक्वेशन आएगी फ्रॉम स्ट्रिंग कंस्टेंट। सर ये कैसे स्ट्रिंग कंस्टेंट? मतलब समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। वर्चुअल वर्क मेथड कुछ याद आया तो वो लगाना है। तो समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0, ये कौन सा स्ट्रिंग कंस्टेंट है? अब बताओ क्या बनेगा? क्या मैं t इंटू A1, देखो t इंटू A1 सेम डायरेक्शन में, अब बताओ प्लस t इंटू A2 इंटू -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है A2, स्ट्रिंग कंस्टेंट तो स्ट्रिंग का लिया है बस, है ना, इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू क्या A2 के बराबर आ जाएगी क्या? अरे स्ट्रिंग कंस्टेंट ओनली स्ट्रिंग में तो लगेगा। किसकी? टी A2,
डायरेक्शन सेम। तो वो तो मैथमेटिक एक्सप्रेशन खुद दे देता है वैल्यू। तो बताओ बताओ। लेकिन सर इस ब्लॉक के साथ टेंशन फिर ऊपर आना चाहिए। बी ब्लॉक जो है एम वाला ब्लॉक है उसमें तो टेंशन देखो रुको रुको, इस पर टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी ना। अब आया समझ में? मतलब वो पहले वाले का इसका ये तो हाँ टी देखो, अपन किसका लेते हैं, ब्लॉक का ही तो लेते हैं। इसको मैंने पूरा एक ब्लॉक मान लिया, तो टी इंटू ए वन हो गया। अब ये सेकेंड ब्लॉक हो गया टी इंटू ए टू, ये तो है। कुछ ज़्यादा समझ लग जाते हो क्या? तो ए वन भी ए टू के बराबर आएगी, अब तो हो सकता है। तो क्या होएगा बताओ? तो सोल्व करने के बाद देखो ए वन की वैल्यू ए टू पुट कर देना, सोल्व करना नहीं आता क्या? तो फिर तो सोल्व करके लिख रहा हूं। देखो हर चीज फिजिक्स में थोड़ी चलती है, फिजिक्स में तो ओनली कंसेप्ट चलता है, कैलकुलेशन तो आपकी चलेगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आएगा एक्सेलरेशन ऑफ वन इक्वल टू एक्सेलरेशन, दोनों की वैल्यू सेम आएगी पहले तो और ये सोल्व करने पर आएगी g/7, दैट इज 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी कुछ पूछा है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आएगा? क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी भी है ये क्या? कमाल करते हो पांडे जी, इधर देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी ये है, बी में डबल एक्सेलरेशन है। यहाँ बना दो, चलो यहाँ बना देता। एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है प्रॉपर वे में देखा जाए तो g/7 आई कैप, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, इसमें डबल एक्सेलरेशन तो a1 और a2 है ना। ये देखो ना, ये देखो इधर, ये है एक्चुअल में एक्सेलरेशन ऑफ ए सॉरी बी, तो a1 आई कैप माइनस a2 जे कैप होना चाहिए। ये तो अपन ने तो a1 a2 की वैल्यू निकाली है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए तो a1 आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी तो ये आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? g/7 आई कैप माइनस g/7 जे कैप। तो ये अपना फाइनल आंसर बनता है। क्लियर? तो कैसे करना है? ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। लिखो फटाफट, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना गलती थोड़ा सा पूरा नहीं करती करो करो फटाफट। इसलिए इस टाइप के जब भी ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसके साथ ब्लॉक के साथ पूरी को ले लो, कभी गलती नहीं होगी। मैंने इसका चलो ये बताओ, इस a1 को मैंने इसके a1 के बराबर क्यों लिया? इसका जो a1 है वो इसके a1 के बराबर क्यों लिया, ये बताओ मुझे। क्योंकि कॉमन नॉर्मल ये है तो इसका लॉन्ग तो सेम आएगा, इसलिए लिया। ठीक है, ऐसे तो सर दोनों सटा और एक ही सिस्टम के हिसाब से भी बताइए। इस ज़्यादा नहीं सोचना ऐसे, नहीं मतलब पहले वो रिलेटिव मोशन तो हो रहा है। हाँ तो ओरिजेंटल कंपोनेंट सेम रहेगा, अलोंग द कॉमन नॉर्मल सेम वैल्यू आएगी ना एक्सेलरेशन। कौन सा कंस्टेंट बोलता है? वेज कंस्टेंट, इसलिए। तो वेज कंस्टेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे ना। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको। किस बात का ध्यान रखना है बताओ? ना कि कॉमन नॉर्मल, कॉमन नहीं, कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के जो नॉर्मल होगा दैट इज परपेंडिकुलर,
उसके अलोंग चाहे वेलोसिटी लो चाहे एक्सेलरेशन लो, वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे क्या आप कभी? क्यों, कहाँ थे, क्या कर रहे थे फिर? कर लेते तो सर हम IIT में होते, सही बात। कोई बात नहीं, आ जाओगे IIT में, चल जाओगे IIT में, चल जाओगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसको रब कर दे यार, लिखने में टाइम वेस्ट मत करा करो। समझ लो, अब घर पे कर लेंगे, ऐसे किया करो। देखो जो जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, उसको घर पे जरूर करना है आपको। ये नहीं है कि सर ने जो होमवर्क दे दिया बस वही करना है, वो तो करना है ही सही, लेकिन जो करने हैं वो भी करने हैं, जो यहाँ किए हैं अपन ने वो भी करने हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे कर लोगे ना, क्योंकि ज़्यादा नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, टेंशन मत लो। मात्र ओ, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, ये तो लिख लिया होगा आप। दोबारा लिखो क्या? एक्सलेशन ऑफ देख दिख रहा है, G/7 आई कैप, G/7 आई कैप माइनस G/7 जे कैप, दिख रहा है? हाँ वेरी गुड, ऐसे दिखते रहना चाहिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम आए ना तो वीडियो से देख लेना, है ना, ऑप्शन है आपके पास। चलो, तो इतना टाइम तो लगता है, इतना टाइम तो किसी को देता है, इतना तो मैंने नहीं लिखा, सबसे मेन चीज, इतना तो मैंने नहीं लिखा। आप कैसे लिख रहे हो इतना? क्या उसमें एक्सप्लेनेशन लिख रही होगा साथ में? ओह अच्छा, हो गया। जब भी देखो, ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यार इक्वेशन कम बन रही है, अननोन ज़्यादा हो रहे हैं, तो माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाना चाहिए क्या, स्ट्रिंग कंस्टेंट या वेट कंस्टेंट जो भी है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता ये कंस्टेंट को कहाँ लगाना है, जैसे आपको पता नहीं था, अब लगा सकते हो। तो अब अपन बात करते हैं, दो भैया थे अपने, चंगू भैया मंगू भैया, ठीक है। तो चंगू भैया बहुत अच्छा पढ़ते थे, ऑनलाइन वाले, है ना। ऑनलाइन वाले याद है ना, ऑनलाइन बहुत ट्रेंड चला ऑनलाइन पढ़ने का। और एक मंगू भैया, वो अपने ऑफलाइन क्लास में बैठते पढ़ते थे, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनो, एक लिफ्ट है, लिफ्ट, है ना, लिफ्ट। इसमें मैंने क्या किया, एक विंग मशीन को रख दिया, विंग मशीन में एक ब्लॉक को रख दिया जिसका मास है m, ठीक है। अब मैंने बोला जो लिफ्ट है वो a0 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो चंगू भैया और एक मंगू भैया, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। अब जो जो चंगू भैया है, चंगू भैया है ना, और एक मंगू भैया, चंगू भैया भी A1 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और मंगू भैया रेस्ट में ग्राउंड पर खड़े हुए। ध्यान से सुना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, याद भी हो जाएगा। अब इन दोनों से बोला गया यार मुझे रीडिंग निकाल के दो, रीडिंग ऑफ
विंग मशीन की रीडिंग निकाल के दो, ठीक है। तो आपने पहले बी इन द फ्रेम ऑफ बी, मतलब मंगू भैया के फ्रेम में, मंगू भैया के फ्रेम ने देखा कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, इसका एफबीडी बना दिया। मास एम, ए नोट से ऊपर जा रहा है, किसका बना एफबीडी, इसका। क्या रिएक्शन ऊपर लगेगी क्या, एन बी मतलब बी के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन। और क्या लगेगा इसमें, एम जी भी लगेगा क्या, बात समझ में आ रही है। अब इसका इस पे यूज क्या अपन ने क्या किया, एन बी ऊपर जा रहा है, एन बी माइनस एम जी, एन बी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। तो देखो विंग मशीन क्या करती है, पहले तो बताओ विंग मशीन क्या करती है, नॉर्मल को मेजर करती है। तो पहले नॉर्मल निकालना है, तो एन एम बी की वैल्यू क्या आएगी, एम ब्रैकेट में ए नॉट प्लस जी। मंगू भैया ने कहा कि हाँ ये लो सर, निकाल दिया हमने, ये लो अब आराम करने दो। बोला मंगू भैया खुश, बैठ गए, क्लास में बैठे हुए थे। चंगू भैया ऑनलाइन पढ़ते हुए आए, सर हाँ सर। मैंने उससे बोला, ए की फ्रेम की बात करें अपन, ए मतलब चंगू भैया, ये थे मंगू भैया, उन्होंने निकाल दिया। अब चंगू भैया के अकॉर्डिंग निकालना है, तो चंगू भैया ने क्या किया, इसका एफबीडी बनाया, इसका एम। अब इसके रेसिक में क्या होगा, क्या ए नोट माइनस ए वन हो जाएगा क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या रिएक्शन लगेगी, एन ए, और इस पर एम जी। किसी को कोई प्रॉब्लम। तो अब इसने भी ऑनलाइन वाले चंगू भैया, तो उनसे बोला कि वहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू निकालो, मतलब नोट रीडिंग निकालनी है। तो एन ऑफ ए माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए नॉट माइनस ए वन। तो चंगू भैया बोले एन ए की वैल्यू क्या आई, ए नॉट प्लस जी माइनस ए वन। ये बोला, ये क्या बोला चंगू भैया कि ये मैंने निकाल के दे दिया, मंगू भैया ये निकाल के दिया, ठीक है। दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही। अब दोनों लड़ गए, नहीं मैं सही हूँ, वो बोलता मैं सही हूँ, ये बोलता मैं सही हूँ, बोलता मैं सही हूँ, ठीक है। फिर अपने क्लास में गुड़िया भी थी, गुड़िया है ना, दोनों लड़ रहे थे। अरे रुको रुको, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। देखो एक रीडिंग की वैल्यू दो तो नहीं आ सकती, आएगी तो एक ही, मास तो फिक्स रहेगा उसका, उसमें जी का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो फिक्स आएगी ना, दोनों में से एक ही सही होंगे। हाँ सर। तो फिर गुड़िया को बोला कि बेटा वहां जाओ और देख क्या उसमें रीडिंग क्या है ना। तो वो गई, तो उसने बोला कि सर उसमें तो ये वाली रीडिंग दिख रही है, ये नहीं दिख रही। अब क्या हुआ, ध्यान सुनो, बहुत काम की बात। चंगू भैया फिर ऑनलाइन वाले थे, फिर फेल कि यार इसमें क्या गलती है। फिर वो रोने लग गया, नहीं सर आपने जो सिखाया था मैंने तो वही किया है सर, ऐसे कैसे काम चलेगा सर, या तो फिर आपने गलत पढ़ाया। बिल्कुल गलत, कि फिर इसको वजह से ही पढ़ाया है कि सर अब वो चुपचाप उदास होके होता है। तो फिर उसको बताया, शायद आप एक क्लास में मिस थे, कि कौन से, कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले। ये इनर्शियल फ्रेम में है क्या, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है क्या, तो क्या यहाँ एनएलएम वैलिड है क्या, कैसे लगा दिया। ओ तो बोलता ओ शिट, ओ शिट,
तो इसलिए इसकी वैल्यू आई क्या, रॉन्ग, और ये करेक्ट। लेकिन चंगू वेब फिर उछल पड़ा, नहीं साहब हमें तो नॉन इनर्शियल में भी एनएलएम लगाना है सर। तो फिर उससे बोला कि तो जब आपको नॉन एनएलएम में इनिशियल मतलब नॉन इनर्शियल फिल्म में एनएलएम लगाना है तो उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जुगाड़। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं काम की बात, फोर्स। क्या पहले बताओ, क्या फोर्स किसी जो फोर्स है क्या किसी इस पर जो फोर्स लगाओगे क्या किसी फ्रेम पे डिपेंड करेगा क्या, क्योंकि फोर्स किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, फोर्स किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहीं भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप नहीं लिखो, कहीं भी लिख सकते हो, तो जगह के अकॉर्डिंग थोड़ा मेंटेनेंस करते चलते रहना है ना। अब फिर इससे बोला कि तुम्हें इस चीज का एक जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, m इंटू ए वन ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है माइनस। तो फिर इससे ये बोला कि तुम्हारा जुगाड़ ऐसे किया जाएगा, तुम्हें दोबारा एफबीटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बना लेंगे सर। तो यहाँ पर नॉर्मल लग रही है, यहाँ पर mg लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सलेशन क्या हो रहा है, ए नॉट माइनस ए वन, ये हो रहा है। तो तुम्हें एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और मतलब एक काम करो, उसको करेक्शन फैक्टर बोल दो कि तुम्हें यहाँ पे एक काम करो, ये वैल्यू आ रही है ना, इसमें क्या ऐड कर दो, अगर इसके बराबर पुट करना है तो m प्लस एम इंटू ए वन कर दो ऐड। तो उसने बोला कि आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में करेक्शन फैक्टर को ऐड करो, इसको सही करना, सही साबित करने के लिए क्या बोलेंगे, m इंटू ए वन, और इसी को इस करेक्शन फैक्टर को भविष्य में स्यूडो फोर्स नाम दिया गया। नाम सुना है कभी स्यूडो फोर्स? तो इसके टॉपिक क्या है, तो इस करेक्शन को फैक्टर को क्या बोलेंगे, स्यूडो फोर्स, एफ पी, दैट इज m इंटू ए वन, तो स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स जब भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो उसके अपोजिट लगा दो, उस फ्रेम, जैसे देखो ये फ्रेम ऊपर जा रहा था, फ्रेम तो यही है ना नॉन इनर्शियल, तो इसके जो इसका मास है इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके अपोजिट डायरेक्शन लगा दो। एक्सेलरेशन किसका होगा, इसका या इसका, इसका मास इसका होगा, अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे, ठीक है। चलो सूडो फोर्स की कहानी समझ में आ गई, कभी भूल जाओगे, नहीं भूलेंगे सर। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम NLM इज नॉट वैलिड। तो आप टॉपिक डाल लेना स्यूडो फोर्स, ब्रैकेट में FP, इसको लिखो, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट और A1 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, या फिर ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो। लिखो, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द
एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है इसके अपोजिट रखनी है। किसके एक्सेलरेशन के? फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट रखनी है हमेशा। तो स्यूडो फोर्स क्या रियल फोर्स है क्या? ये तो एक करेक्शन फैक्टर होता है। अगर आपको कंपैरिजन करना आता हो तो ये जो स्यूडो फोर्स है ना, वो इस सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। हाँ सर, हाँ सर, क्या बोलो सर? क्या सर, समझ में नहीं आया सर। जो स्यूडो फोर्स है वही जो सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, वही स्यूडो फोर्स है। पता नहीं सर क्या बोल रहे हो सर, हमें तो समझ में नहीं आता। वो जब पढ़ोगे जब समझ में आएगा। टेंशन मतलब सर्कुलर मोशन को भी एनएलएम से कर लो, काइनेमेटिक्स और एनएलएम जोड़ के बता देंगे सर। तो इसमें भी हमें क्या 1-2 महीने लगेंगे? नहीं, फर्स्ट चैप्टर ऐसा है जिसमें सब कुछ काम आता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही होगी आपको, तो इसको आपने कर ही लिया होगा फटाफट, क्योंकि सर तो बीच में बोलते रहेंगे और आपको तो लिखने का काम है, क्योंकि सर ज़्यादा टाइम देते नहीं है। क्योंकि सर अब डस्टर के पास जा चुके हैं, चाबी घुमाई, सर ने डस्टर उठाई, चाबी घुमाई और लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। देखा दिखा? तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में होगी? अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम में क्या हो, इनर्शियल का तो एक्सेलरेशन 0 होता है यार, कैसे देश आगे बढ़ेगा? हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बताओ बताओ, सब कर दे इसको। ये वाली लाइन लिख ली थी, फोर्स है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, किसी पे भी मतलब किसी भी फ्रेम पर। तो ये भी लिख लिया होगा आपने। तो अब इसमें एक लाइन और लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इक्वल टू अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ब्रैकेट में लिख देना ऑब्जर्वर। लिखो फास्ट, इसके सम्मान में एक लाइन लिख लो, ताकि आपको भविष्य में कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसको सब कर देते। अब तो आपने लिख दिया होगा। क्लियर? सब कर दे, हो गया? तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन ऑब्जर्वर या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अपोजिट लगा दो। तो इसमें लिखो न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। न्यूटन लॉ इज नॉट वैलिड in non-inertial reference frame. Newton law is not valid in non-inertial reference frame, but if we want to apply NLM second, if we want to apply NLM second in non-inertial frame, then we have to add a correction factor. Which is known as pseudo force. Which is known as pseudo force. ब्रैकेट में लिख लेना एफ पी इक्वल टू एम इंटू ए। एफ पी इक्वल टू एम इंटू ए।
ब्रैकेट में लिखो एफ पी इक्वल टू एम इंटू ए एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द ऑब्जर्वर एंड इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द ऑब्जर्वर. इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द ऑब्जर्वर. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो pseudo force is not a real force. ये मैंने कंडीशन दी है, ये एक ब्लॉक है वो इधर जा रहा है, हमें इनके फ्रेम के रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताना है कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगेगी. ठीक है, बनाओ इसको. और मैं लिखता हूँ, टेबल बना देता हूँ. इन फ्रेम सूडो फोर्स, डायरेक्शन बतानी है और वैल्यू क्या आएगी ये बतानी है. ए के में, बी के फ्रेम में, सी के फ्रेम में और डी के फ्रेम में. बताओ फटाफट. हो गया. सर्वप्रथम चित्रकला पे फोकस कर रहे हैं. करो फटाफट. आपके पास 1 सेकेंड है, एक सेकेंड का. चलो देखो, देखे सबने कर लिया ना. चलो मैथ करते हैं. देखो ए क्या रेस्ट में है, क्या सूडो फोर्स क्या आएगा 0. इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी. बी ऊपर जा रहा है, सूडो फोर्स क्या होगा m इंटू A1, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन लेते हैं ना, मास इसका लेंगे. डायरेक्शन क्या होगी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन नीचे हो जाएगी. सी उधर जा रहा है, सूडो फोर्स क्या होगा m इंटू A2. डायरेक्शन क्या होगी इधर. डी 0 क्यों, क्योंकि उसका कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. हो गया. चलो वेरी गुड. तो नेक्स्ट करते हैं, इसको रब कर दूं. तो डायरेक्शन तो करना आ गई आपको, मतलब सब कुछ आ गया आपको. तो कैसे सूडो फोर्स तो क्या होता है, कुछ ही नहीं है आपके लिए. पानी कम चाहे ज़्यादा. ठीक है, रब कर दे. चलो क्वेश्चन करो जब तक. एक क्वेश्चन देता हूँ. एक ट्रॉली दे दी, ट्रॉली किसी A0 एक्सेलरेशन से चल रही है. इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है वो थीटा एंगल बना रहा है. तो लिखो इसमें पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली. पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली. फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल. मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है. थीटा की वैल्यू निकालनी है.
हो गया। पार्टिकल का अच्छा, पार्टिकल का मास m ले लेना, यहाँ अंदर अंदर लिख देता हूँ, ये लो। तो इसको अपन दो फ्रेम में सोल्व कर सकते हैं, एक तो ट्रॉली के फ्रेम में और एक ग्राउंड के फ्रेम में। तो देखो पहले अपन ग्राउंड फ्रेम की बात करते हैं। ये पार्टिकल है, ये क्या इस पर टेंशन यूं होगी क्या टी, क्योंकि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती। ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा क्या? तो ये क्या होगा टी कोस थीटा, और ये क्या होगा टी साइन थीटा, और ये क्या होगा एम जी। तो एनएलएम न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होगा टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा एम इंटू ए नोट। ठीक है, ये ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, ग्राउंड फ्रेम। और टी कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? टी कोस थीटा की वैल्यू एम इंटू जी के बराबर आएगी क्या? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन हवा में तो उड़ नहीं रही है, रॉकेट तो है नहीं जो ऊपर भेज दिया। चलो, तो अब इससे टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ए नोट बाई जी। तो क्या बोला है, ए नोट की वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है? थीटा निकाल लेना, टेन इनवर्स ए बाई जी। लेकिन मैं ए नोट की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा जी टेन थीटा। तो आप थीटा भी निकाल सकते हो, क्या टेन इनवर्स ए नोट बाई जी, है ना। ये तो किसके फ्रेम में हुआ? अगर मैं ट्रॉली के फ्रेम की बात करूं, ट्रॉली के फ्रेम में, ट्रॉली के फ्रेम का मतलब क्या है, अपन को उसका एक्सेलरेशन जीरो कर देना है, क्योंकि उसको रेस्ट में लाएंगे तभी तो उसको अपोजिट जोड़ देंगे। तो ट्रॉली के फ्रेम में क्या कर देंगे, उसको एक्सेलरेशन को जीरो कर देना है हमें। अब एक्सेलरेशन को जीरो कैसे कर देना है समझो। ये पार्टिकल एम मास, स्यूडो फोर्स क्या इधर लगेगा क्या? क्योंकि ट्रॉली इधर जा रही थी, ट्रॉली इधर जा रही थी, तो यहाँ बैठ के देख लेना। तो इसका एक्सेलरेशन जो भी हो ये, तो इसको इधर जोड़ देंगे, दैट इज एफ पी। इसकी वैल्यू क्या आएगी एम इंटू ए नॉट। अब क्या करें, टेंशन ये हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये थीटा, ये टी कोस थीटा टी साइन थीटा, ये हो जाएगा एम जी। तो अपन ने ये क्या लगाया, करेक्शन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। तो क्या टी साइन थीटा की वैल्यू एम इंटू ए नोट के बराबर हो गई? क्या टी कोस थीटा की वैल्यू एम जी के बराबर हो गई? आपस में तो आंसर तो सेम ही आएगा ये थोड़ी है कि जो आंसर चेंज हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू, तो फाइनल लिख रहा हूँ, ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी जी टेन थीटा। तो आप एंगल में निकाल सकते हो, आप एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। तो कुछ बात समझ में आई? हवा तो लग रही है ना सब्जेक्ट की, हाँ फिर तो ठीक, ठंडी हो लगी। इसको रब कर दे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूंगा जब तक इसलिए। ये तो बना लिया था, हाँ सब बना लिया। हो गया, चलो रब कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिखो,
देखो फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन, इसको रब कर दो। देखो फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ वेज, फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ वेज। Find the minimum acceleration of wage so that block of mass m, so that block of mass m does not slip, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं डज नॉट स्लिप, और करके लिखो, और रिमेन एट रेस्ट इन फ्रेम ऑफ वेज, वेज के फ्रेम में वो रेस्ट पे रहना चाहिए। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपको फिर वेज के फ्रेम में सोल्व करने पड़ेंगे। तो बताओ क्या करना चाहिए? हाँ ये एक्सेलेरेशन ऑफ वेज, उसको चलाएंगे इसे, किस एक्सेलेरेशन से चलाएं कि वो ब्लॉक है वो वहीं का वहीं रहे, स्लिप नहीं हो। तो क्या करना है, कुछ हिंट क्या करना चाहिए? मतलब यहाँ पे अगर कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे किसी को बैठा दूँ तो इसको ये यहीं दिखना चाहिए। तो क्या इधर m इंटू ए लग जाएगा, ये क्या है? क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इसका अपोजिट लगेगा, क्योंकि इसी का एक्सेलरेशन ये देखा जाए। तो अब करो क्या करना है, क्या ये mg नीचे लगेगा, क्या ये mg क्या 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 cos थीटा sin थीटा, फिर बताओ कैसे कैसे केस आगे बढ़ेगा। इधर क्या आएगा, ये mg cos थीटा, यहाँ पे नॉर्मल। अब बताओ देखो ये थीटा, ये थीटा, बताओ इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ये क्या होगा? इसको क्या बोलूँगा, थीटा बोलूँगा, क्या बोलूँगा, इसको या फिर इसको, एक ही बात है क्योंकि और जंटल के साथ। तो बताओ इसका ये कंपोनेंट ले लूँ क्या, एम ए कोस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट और हो जाएगा क्या? तो मुझे कुल मिला के ओवरऑल नॉर्मल निकालना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक यहीं रहे। तो क्या ये इक्वल टू ये होना चाहिए क्या? किस फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं? इन फ्रेम ऑफ वेज। तो क्या करूं मैं, एम ए कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर रखूं, एम जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन आ गया क्या, जी टेन थीटा। क्या पूछा था उसने, मिनिमम एक्सेलरेशन। अगर मान लो मैं नॉर्मल भी पूछ लूं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या एम ए साइन थीटा, एक ही वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये तो रहेगा, ये तो n इक्वल टू जाएगा एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। देखो एक ही वैल्यू यहाँ से पुट करना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा एम जी डिवाइड बाई कोस थीटा। आपको सोल्व करना आता ही है, तो एम जी इसको सेक थीटा भी बोल सकते हैं, नॉर्मल। क्लियर? तुरंत प्रभाव से चिपको।
चलो इसी का एक एक क्वेश्चन और दे दूँ मैं, इसी से लेटर एक बी पार्ट और पूछ लेता हूँ कि जो ये ब्लॉक है, अगर ये 2m का हो, ये थीटा का हो, अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो मुझे मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है, एफ मिनिमम, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो क्या आना चाहिए? सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, मिनिमम फोर्स कितना आना चाहिए? ओह बस बस बस, देखो नेट फोर्स की वैल्यू क्या m इंटू ए के बराबर, m कितना है 3m, 3m इंटू ए आएगा, ए अभी थोड़ी देर पहले निकाला जी टेन थीटा, अगर ब्लॉक स्लिप में कर दो एक वैल्यू जी टेन थीटा होनी चाहिए, तो ए इक्वल टू क्या आएगा जी टेन थीटा, खत्म। क्वेश्चन में कुछ दम है क्या? है क्वेश्चन तो कुछ ही दम नहीं, तो लिखो 3m इंटू 3mg टेन थीटा की वैल्यू, ये आंसर है। तो इस प्रकार में सोच विचार करना है। क्वेश्चन सेंड करूँगा मैं आपको, है ना, ज़्यादा नहीं करो इस बार, आप पर दया करते हुए। सर हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आप हमारे लिए इतने सोच रहे हो तो नहीं सोचोगे, आप बोलो तो नहीं सोचूंगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आया था? जी टेन थीटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो ठीक है लिखो। एडवुड मशीन का नाम सुना है? एडवुड मशीन किसने पढ़ाई थी क्या आप? अच्छा ठीक है फिर। इसका मास m1 ले लिया मैंने, इसका मास m2 ले लिया, अब इसका एक्सेलरेशन a है, इसमें लिखो ये किसका एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में जो भी आए। और सेकंड है एक्सेलरेशन ऑफ m1, एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 इन ग्राउंड फ्रेम। सब फ्रेम के क्वेश्चन तो हमारे आपने 2D में भी करवाए थे, वहाँ भी तो याद नहीं उड़ेंगे अब आपके। मतलब आपको दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है ग्राउंड फ्रेम में। यहाँ पर रिलेटिव का कंसेप्ट काम आएगा, अगर आपको पता हो, मैं पहले पढ़ा चुका था आपको। बस ध्यान रखना दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ मैंने क्यों। मान लो ये 1 मीटर ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट 1 मीटर ऊपर गई, और ये मैंने बोला है 2 मीटर ऊपर गई, तो ये 2 मीटर नीचे आएगी, तो क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा क्या? दोनों डायरेक्शन अलग है तो सेम तो ऐसे नहीं रहा, एक जे केप एक माइनस जे केप, इसलिए इनका एक्सेलरेशन भी सेम नहीं आ सकता। जब डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे अपन सोच सकते हैं एक्सेलरेशन सेम आ जाए?
इसलिए। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। तो करो फटाफट कर दो, आपके पास कुछ ही सेकंड है, कुछ ही सेकंड। ग्राउंड फ्रेम के रेस्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था, अगर कुछ याद हो तो। 8 वुड मशीन में फॉर्मूला बनाया था ना, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, कुछ याद है? आप डायरेक्ट उसको भी यूज में ले सकते हो। अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आओ ना आए ना, तो आपको लिफ्ट के फ्रेम में सोल्व करना है। लिफ्ट के फ्रेम में देखो, अगर 8 वुड मशीन की बात करूं, जो फॉर्मूला था T इक्वल टू 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी था, तो उसको जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दो बस। अब इफेक्टिव जी क्या आएगा? जी माइनस ए या जी प्लस ए? जी प्लस ए, जी प्लस ए। ये ऊपर जा रहा है, वो फील होता है लेकिन अपोजिट में आता है दोनों का साइन, है ना, प्लस आएगा। तो इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा वो आएगा जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी जी प्लस ए, नीचे आएगा तो जी माइनस ए। अगर ए से नीचे आ रहा है ना तो दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तो माइनस नहीं होगा क्या? कुछ याद आया? आया? हाँ चलो। तो आप चाहो तो चलो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। इसका एफबीडी बनाओ M1 का। M1 का एफबीडी क्या आएगा? अगर मान लो ये A1 से ऊपर जा रहा है और ये A2 से नीचे आ रहा है, क्योंकि दोनों एक्सेलेरेशन तो ऐसे सेम नहीं है, तो ये जब A1 से ऊपर जा रहा है और ये T ऊपर है, यहाँ पे क्या होगा? M1G। तो जो T है, T माइनस M1 इंटू जी इक्वल टू M इंटू ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर T2 का बनाऊँ मैं, सॉरी M2 का, तो क्या A2 नीचे लग रहा है क्या? T ऊपर लग रहा है क्या? M2G नीचे हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा? M2G माइनस टी इक्वल टू M2 इंटू A2। तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको सोल्व करना आता है आपको। तो अगर मैं एक्सेलेरेशन ऑफ पुली की बात करूं, क्या एक्सेलेरेशन ऑफ पुली ए ही होगा क्या, जो एक्सेलेरेशन उसका है किसका? फ्लिप्ट का। तो एक्सेलेरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या आना चाहिए? 8 वुड मशीन में आता था वही होगा, है ना, क्योंकि ये मैं यहाँ पर बैठ कर देख रहा हूँ, इसमें बैठ कर, एक तो ग्राउंड में, लेकिन मुझे फाइनल आंसर किसका रेस्पेक्ट में चाहिए? ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो आपको एक्सेलेरेशन ऑफ 1 निकालो विद रिस्पेक्ट टू पुली, फिर आप क्या करना, उससे ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकाल लेना, इसमें इजीली सोल्व हो जाएगा। तो 8 वुड मशीन में क्या फॉर्मूला था? ये मैंने बताया था, M1 प्लस M2 जी इफेक्टिव। अब बताओ क्या होना चाहिए? जी इफेक्टिव के लिए क्या आएगी? जी प्लस है जी माइनस है? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, सेम ही तो है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा G प्लस ए। तो ये एक्सेलेरेशन ऑफ 1 है विद रिस्पेक्ट टू पुली, लेकिन मुझे तो किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा कुछ याद आया कि मुझे एक्सेलेरेशन ऑफ 1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ, एक्सेलेरेशन ऑफ 1 निकालना है, 1 है इसका मतलब ग्राउंड। तो कुछ ऐसे याद है कि एक्सेलेरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ पुली, कुछ याद आया? ऐसे करते थे अपन। तो एक्सेलेरेशन ऑफ पुली क्या है? क्या एक्सेलेरेशन ऑफ पुली वही है जो एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट है? तो क्या हो जाएगा? पहले तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो और इसकी वैल्यू एक कर देना, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें सोल्व कर लेना है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेना और इसकी वैल्यू ए, इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। तो ये हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइड बाय
m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए प्लस ए, बस खत्म। ये एक्सलेशन ऑफ 1। अरे सर ये क्या है सर, इतने इतने सस्ते सस्ते क्वेश्चन आप मत करवाया करो सर। देखो क्या करें, देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हवा भी लगती है नहीं लगती, कुछ को देख कैसे लगता है नहीं लगती होगी। ये तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में बनाया है मैंने। अगर मैं जो ब्लॉक अंदर है उसके रेस्पेक्ट में बनाया तो क्या बनेगा, जो ब्लॉक अगर कोई अंदर बैठ जाए लिफ्ट में उसके रेस्पेक्ट में तो क्या इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। अगर कोई लिफ्ट में बैठ जाए, मान लो चंगू को बिठा दिया, तो फिर उस एफबीडी में क्या सूडो फोर्स लग जाएगा। हाँ वो वही कराऊंगा मैं टेस्ट, मतलब भी कराएंगे। इसको लिख लो, हाँ तो वो इजी रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, सर वो इजी। इसको रब कर दो क्या? चलो इसको रब करना है, चलो चलो रब कर देते हैं। चलो चलो ठीक है, कर लिया तो रब कर दे। अब आपको इजीली पता चल जाएगा उसको जी प्लस ए क्यों लेते थे, क्योंकि अपन को पता है मोशन के अपोजिट जोड़ते हैं, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट, इसलिए प्लस है। यहाँ पे बस यही लिखा हुआ था, m2 माइनस m1 एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली 1p। ठीक है सर, यहाँ पे क्या क्या लिख दिया सर आपने, सर कैसे देश आगे बढ़ गए थे। चलो ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया, अब कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। हो गया, रब कर दे। लास्ट की दो लाइन से मिटा दे क्या फिर डायरेक्ट? हो गया होगा अब तो यार, इतना टाइम तो लगता है। इतना टफ तो क्वेश्चन ही नहीं है जितना आप लिख के तब बना रहे हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किसी को बिठा दिया, किसी दुष्ट को, चंगू भैया को बिठा दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा क्या? इसके रेस्पेक्ट में तो इसको यूं दिखेगा ना कि जिससे ये जा रहा है उससे नीचे आएगा। ठीक है, तो अब इसके रेस्पेक्ट में अब ए नोट को क्या माना मैंने, एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट के फ्रेम में एक्सेलरेशन मान लिया। लिफ्ट के फ्रेम में मैंने क्या मान लिया, एक्सेलरेशन। तो मैंने देखा कि ये ब्लॉक ए नोट से ऊपर जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में इन फ्रेम ऑफ चंगू लिख देता हूँ, इन फ्रेम ऑफ चंगू भैया की बात कर रहे हैं। तो कुछ और बाकी है क्या इसमें? हाँ, क्या लगाऊं, m1 इंटू ए, दैट इज fp। ध्यान रखने के लिए लिख रहा हूँ बस। सिमिलरली इसमें अगर ये ए नोट से नीचे आएगा तो यहाँ भी कुछ लगेगा क्या, नीचे या ऊपर? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, लिफ्ट तो ऊपर ही जा रही है, इसी के लिए मैंने बोला था कंफ्यूजन नोट क्रिएट करें दिमाग में। तो क्या हो जाएगा, m2 इंटू ए, ये क्या है, fp। तो अब इक्वेशन बनाना जानते हो आप, t माइनस m1 इंटू जी प्लस ए इक्वल टू m1 इंटू ए नोट, ये फर्स्ट,
देखो टी माइनस इन दोनों को साथ में लिख लिया मैंने ये। सिमिलरली एम टू जी प्लस ए माइनस का टी इक्वल टू एम टू ए नॉट, ये सेकंड इक्वेशन। तो ए नॉट की वैल्यू सोल्व करने के बाद क्या आएगी, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर दोगे एम वन और एम टू की वैल्यू नीचे आ जाएगी क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वही आ गया जो एडवुड मशीन में आया था जी प्लस ए, ये लो, वो आपका डाउट भी क्लियर हो गया, जी इफेक्टिव। ठीक है, तो अगर मैं देखो अब मैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ वन निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि पुली इस जगह पुली ऊपर जा रही है एक तरह से देखा जाए लिफ्ट के साथ। तो फॉर m1 के लिए मुझे तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन वन विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं A2 की बात करूं क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये कितना है, वन का पुली के रेस्पेक्ट में क्या है ए नोट, वन का पुली के रेस्पेक्ट में मतलब फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो ए नोट इसका क्या है ए नोट की वैल्यू वेरी यहां पुट कर देना, वही आएगा। अब A2 का क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या आएगा, माइनस ए नोट, वेरी गुड। बस यही चीज सुनना चाहता था मैं, कि वहां भी क्योंकि ऊपर जा रहा है प्लस तो नीचे आएगा तो माइनस, और ये AP क्या है ए, और इसी की वैल्यू आप भी पुट कर देना, खत्म। कुछ है क्या, कुछ है क्या फिजिक्स में देखो वो समझाने के लिए बढ़ा है, नहीं तो दो लाइन भी नहीं, 3 लाइन भी नहीं हो रही ढंग से, क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत बड़ा है, तो मैं चाहूँ तो एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट करा के इसको द एंड कर देंगे, NLM को क्लास को, फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे अभी, बस इसलिए तो मैंने सोच लिया था कि आज कर ले। मंडे से क्या होता है, मंडे कुछ ही नहीं होता, देखो मंडे सब दुष्ट है। हाँ वही तो आप बोलते थे कि हम स्कूल में रहते थे, मंडे इतना जल्दी क्यों हो जाता है, तो मंडे दुष्ट था इसलिए जल्दी आ गया था, इसलिए आज संडे को ही कर देते काम। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट, स्पीड ऑफ लाइट से, नहीं सर स्पीड ऑफ लाइट से, हाँ स्पीड ऑफ लाइट। हो गया, ये इतना टाइम कैसे लग जाता है, हो गया। रैप कर दो, इधर वाला कर दो, ठीक है। इसको भी कर दे, इसको भी कर दो, जी प्लस ए तक हो गया ना, हाँ तो ये वैल्यू पुट कर ही दी होगी आपने, नहीं करी तो मान लेना कर ली हो गया, ये तो हो गया होगा। जल्दी करो यार, ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा, ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करता हूँ, ये लास्ट है,
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो एक पुली ली मैंने, इससे दो ब्लॉक हैंग कर दिए मैंने, एक M1 और एक M2, ठीक है। मैं बोल देता हूं कि AP है वो एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, अब मैं बोलूंगा जो M1 और M2 है दोनों का एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो पुली के रेस्पेक्ट में सेम रहेगा। थोड़ी देर पहले किया A0 मान लिया था ना, तो M1 और M2 का अगर पुली ऊपर AP से जा रही है, लिफ्ट लिया था वैसे, तो M1 और M2 का जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है पुली के रेस्पेक्ट में सेम रहेगा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, है ना। तो क्या करें, मैंने एक्सेलरेशन ऑफ पुली, क्या मैं एक्सेलरेशन ऑफ ऐसे कर सकता हूं क्या, मैग्नीट्यूड से हमें लेकिन डायरेक्शन लगे तो माइनस लगा दे, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, रिलेटिव माइनस, इसको A2 माइनस AP बोल सकता हूं क्या। तो AP की वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस A2 दैट इज डिवाइड बाई 2, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो जब भी पुली का एक्सेलरेशन पूछे तो दोनों के एक्सेलरेशन को ऐड कर देना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A1 A2, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली डायरेक्ट। सिमिलरली आप एक वेलोसिटी ऑफ पुली भी निकाल सकते हो, सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, तो ये वेलोसिटी ऑफ पुली पे जाएगी। तो पूछ ले तो A1 और A2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन द ग्राउंड फ्रेम, लिख देते हैं, वेयर A1 और A2 acceleration of blocks in ground frame। जैसे कि मान लो इसका, ये मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ पुली है, इसको निकालना है मैं, ये M1 है, ये M2 है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ये 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या आएगी, -4 प्लस 6 बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन, खत्म। तो इस प्रकार हमारे NLM कंप्लीट हो चुका है हमारा NLM, है ना। अब अपन फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। NLM का पार्ट है फ्रिक्शन, देखा जाए ना वो चैप्टर अलग हो जाता है, तभी तो आपके लेवल पे हो, अच्छा आपका लेवल हो, अच्छा 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 अच्छा। सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, सॉरी कुछ भी क्या खाना चाहिए कुछ भी क्या मिल जाएगा, मतलब कहना क्या चाहते हो, वो ओनली सूडो फोर्स है, सूडो वेलोसिटी नाम सुना है क्या, बताओ यार हाँ सर, मैं आपकी भावनाओं को समझ के सर, तो इसको रब कर दिया जाए, हाँ सर कर दो। देखो आज की कहानी अपन फ्रिक्शन शुरू करेंगे, देखो जरूरी है,
तो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन, द नेक्स्ट चैप्टर। चलो करते हैं स्टार्ट। इसको रब कर दो। तो ये क्लियर तो हो गया? हाँ सर, अब तो दुनिया जाके सब क्वेश्चन लगा देंगे हम।